हेलो बच्चों, आज हमारा चैप्टर है 16 जिसका नाम है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा शुरू करने से पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये पेन है। जब मैं पेन इन कागजों के टुकड़ों के पास लेके जाती हूँ तो यहाँ पे पेन से ये कागज के टुकड़े नहीं चिपक रहे हैं। पर जब मैं ये पेन इस बच्चे के बाल में रगड़ती हूँ इस तरह से, फिर इन कागजों को अट्रैक्ट करती हूँ तो हो ही ना रही आज का बात। हाँ, हो गए ना। हाँ, तो देखिए, आप ये देख रहे हो कि ये जो कागज है ये इस पेन से चिपक गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए हुआ था कि जब हम एक प्लास्टिक के कंघा या मैंने पेन लिया था, यहाँ पे पेन को कागज के टुकड़ों के पास लेके गई थी, सबसे पहले लेके गई थी, तो उसमें क्या हुआ था, टुकड़े जो थे उसमें नहीं उठा पाया, वो नहीं चिपके उससे। पर जैसे ही मैंने किसी के सूखे बालों में उसको रगड़ा तो कागज के जो टुकड़े थे उस पेन पर आकर्षित हो गए थे। तो इसीलिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने सूखे बालों में कंघे को रगड़ा तो कंघा क्या हो गया, कंघा या जो भी पेन है, प्लास्टिक के थे दोनों चीजें, तो पेन क्या हो गया हमारा, आवेशित हो गया। मतलब उसके अंदर जो थे आवेश आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित किया। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर रगड़ने से उत्पन्न आवेश को हम क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। धातु को आवेशित किया जा सकता है, किसी भी धातु को हम उसके अंदर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, पर केवल किस स्थिति में, अगर उसका जो हम हैंडल पकड़ रहे हैं वो हैंडल या तो कांच का हो या किसी अंबर का हो, ठीक है, या किसी प्लास्टिक का हो। क्योंकि अगर धातु को हम सीधे अपने हाथों में पकड़ लेते हैं तो वो आवेशित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें जो उत्पन्न विद्युत है या विद्युत आवेश है वो धातु से हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमारे शरीर से फिर कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी में। आपने देखा होगा कि जब हम बिजली के बोर्ड में चप्पल पहन के कोई भी काम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि बिजली की जो तारें हैं वो हमारे अंदर क्या करते हैं, आवेश को डाल देते हैं। पर जब हमने रबड़ की या प्लास्टिक की कोई भी चीज अपने पास रखी हो तो वो पृथ्वी से पूरा पृथ्वी की तरफ नहीं जा पाता वो आवेश, और जिसकी वजह से हमें करंट का झटका नहीं लग पाता। पर अगर हम चप्पल नहीं पहनेंगे तो पृथ्वी में जो हमारे अंदर आवेश है वो प्रवाहित होकर पृथ्वी में चला जाएगा, और जिससे कि वो सर्किट जो है वो पूरा हो जाएगा और हमें करंट लग जाएगा। तो आकर्षण बल कब होता है, जब दो धातुओं में एक में पॉजिटिव हो और एक में नेगेटिव हो, मतलब एक में ऋणात्मक हो और दूसरे में धनात्मक हो। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों में आकर्षण होगा। बट अगर दोनों में एक ही ऋणात्मक है या क्या कहते हैं, घनात्मक है, ये घनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो अगर इस तरह से है तो दोनों में क्या होगा, प्रतिरक्षण होगा। आकर्षण कब होगा, जब दोनों की जो आवेश है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हमने इससे क्या बताया कि दो अलग अलग तरह के आवेश होते हैं, एक धनात्मक होता है घनावेश और दूसरा क्या आता है, ऋणावेश। ठीक है, कांच को अगर हम सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें जो आवेश होता है वो कौन सा होता है, घनावेशित होता है। वो क्या होता है, घनावेश। ठीक है, और अगर हम स्ट्रॉ का हमने एक्सपेरिमेंट अगर करें, स्ट्रॉ को रगड़े तो स्ट्रॉ क्या होगा हमारा, ऋणावेशित होगा। ठीक है, अच्छा, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिरक्षण करते हैं। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को ये प्रतिरक्षण करेंगे, और अगर ये दूसरे अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और है, रगड़ने से आवेश उत्पन्न नहीं होता है। मतलब अगर हम कोई चीज रगड़ रहे हैं उसमें आवेश उत्पन्न नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है कि मान लो बालों से पेन के अंदर गया तो उसका कुछ आवेश जो है वो किसमें चला गया, मान लो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किसमें चला गया, मतलब ऋणात्मक, अगर घनात्मक है तो घनात्मक आवेश किसमें चला जाएगा, पेन में चला जाएगा, और बाल क्या रह जाएंगे, ऋणात्मक रह जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि एक तत्व से दूसरे तत्वों में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है वो
उत्पन्न नहीं होता। ठीक है। जिस पदार्थ से ऋणात्मक आवेश दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होते हैं वे खुद धनात्मक होते हैं। मतलब क्या होता है कि अब जैसे मान लो एक पदार्थ है मेरे पास 1, ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक पदार्थ है, पदार्थ 1, इसमें धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। मान लो 2 धनात्मक है, 2 ऋणात्मक है। मैंने इस पदार्थ को दूसरे पदार्थ में रगड़ा, मतलब दूसरा पदार्थ इसके अंदर रगड़ा, तो मान लो कि ये जो है इसने इसको दे दिया। रगड़ने के बाद जो पदार्थ ये 1 है ये तो रह जाएगा पॉजिटिव, और इसने ऋणात्मक किसको बना दिया है, पदार्थ 2 को बना दिया है। तो इसमें मैंने यही कहा है कि जिस पदार्थ से ऋणात्मक आवेश दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित है वे खुद धनात्मक हो जाते हैं और दूसरे पदार्थ को क्या बना देते हैं। मतलब ये है कि पदार्थ 1 में से जब हमने ऋणात्मक को इसमें स्थानांतरित किया गया तो ये तो खुद क्या बन गया, धनात्मक, और ये क्या बन गया, पदार्थ 2 ऋणात्मक। ठीक है। फिर आते हैं हमारा आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था एनर्जी जो हमारी क्या कहते हैं ऊर्जा है, ऊर्जा का क्या बोला था कि ना तो ऊर्जा बनती है ना ही वो बिगड़ती है ना, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो जाती है। इसी तरह से हम लोग बोलते हैं आवेशों का भी संरक्षण होता है, जिसमें एक विलगित निकाय में, जहां निकाय में कोई भी आवेश ना तो अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। ठीक है। विलगित निकाय क्या होती है, जिसमें से कुछ ना तो अंदर जा सकता है ना ही बाहर जा सकता है और ना ही इससे बाहर जा सकता है। अतः विद्युत आवेशों की कुल मात्रा समय के साथ नहीं बदलती है। मतलब यहाँ तो ये बढ़ते हैं ना ही ये घटते हैं, समय निकलता चला जाता है, समय बढ़ता चला जाता है, पर ये बदलता नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कूलम्स के नियम। कूलम्स के नियम के अनुसार क्या होता है कि 2 बिंदुओं के आवेशों के मध्यम लगने वाला प्रतिरक्षण या आकर्षण बल, मतलब 2 बिंदु है हमारे पास, एक A हो गया और एक B हो गया। मान लो इसका Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या बोला है, प्रतिरक्षण भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, या ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 2 बिंदु आवेशों के मध्यम लगने वाला प्रतिरक्षण या आरक्षण बल का जो परिणाम है उनकी मात्रा के गुणनफल के अनुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो मतलब A और B है, यहाँ पे Q1 और Q2 दो हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या कहते हैं आवेश हैं। तो इनका जो गुणनफल है, ये रहा गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रम अनुपाती है ना, और व्युत्क्रम अनुपाती किसके होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, दूरी के वर्ग के इक्वल होगा। ठीक है। तो अब हम इसको बोलते हैं कि अनुपातिक स्थिरांक जो है हमारा K है, और इसकी वैल्यू क्या है, 9 × 9⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद भी रखनी है। ठीक है। अब इसके बाद आता है आवेश। आवेश जो है वो आदिश राशि है। आदिश राशि होती है जिसकी जो क्या है, ये आदिश राशि है, और SI इकाई क्या होता है इसका, कूलम। इसकी जो हमारी यूनिट है या SI मात्रक है वो क्या है, हमारा कूलम। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है A और B पॉइंट है, Q1 Q2 है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, R है, और ये कूलम के नियम अनुसार इसके ये फॉर्मूला है और ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब आता है 1 कूलम। 1 कूलम क्योंकि हमने इसे बोला 1 कूलम है। 1 कूलम क्या होता है, 1 कूलम वो होता है जिसमें 1 मीटर की दूरी, यहाँ पे जो हम R की वैल्यू है वो क्या लेंगे 1, और Q1 Q2 को क्या ले लेंगे, 1 कूलम ले लेंगे। ठीक है। 1 कूलम दूरी पर किसी समान आवेशों में को रखा जाए तो वह 1 न्यूटन, किसके न्यूटन है, 1 न्यूटन के प्रतिरक्षण बल अनुभव करता है।
अब उसका था समान आवेशों के लिए बल प्रतिरक्षण होता है। मतलब क्या होता है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या है, प्रतिरक्षण है, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या है, आकर्षण होता है। अब आता है स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव क्या होता है कि मान लो कि हमारा एक आवेश है Q, जो किसी स्रोत Q की तरफ इस तरह से आ रहा है कि मतलब जैसे हमारे पास दो है, एक है हमारे पास Q है और एक बड़ा Q है। तो ये जो है ये किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो इस पे लगने वाला जो विद्युत स्थैतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, कि इन दोनों के बीच के जो आवेशों का गुणनफल बटे में व्युत्क्रम अनुपाती किसके रहेगा, R के। ठीक है, तो इकाई घनावेश को अनंत से, अब इसके बाद आता है हमारा विभव। विभव क्या होता है हमारा, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि स्थिर विद्युत विभव क्या होता है कि इकाई घनावेश को अनंत से किसी आवेश के क्षेत्र में लाने की में किए गए कार्य को उसका आवेश के क्षेत्र का क्या बोला जाता है, स्थिर विद्युत विभव कहा जाता है। अब विभव का फॉर्मूला क्या होता है कि यह जो आवेश है Q वो अनंत से दूरी से लाया गया है। तो इसमें क्या हुआ, जितना भी कार्य करा गया है बटे में क्या करेंगे, Q कर देंगे। तो इसमें क्या है, V जो है विभव क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है, स्थिर विद्युत विभव क्या होती है, ये भी अदिश राशि है। ठीक है, और विभव का क्या हुआ, किया गया कार्य बटे में स्थानांतरित आवेश की मात्रा। अच्छा, विभव की एक जूल इसकी एसआई मात्रक है। ठीक है, एक जूल नहीं आएगा, एक वोल्ट है, इसको करेक्ट कर लेना सभी बच्चे। तो एक वोल्ट हमारा क्या है, विभव की एसआई मात्रक है, और ये किसके बटे में है, कार्य का एसआई मात्रक क्या था, जूल, और इसका कूलम। तो ये क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। विभव क्या है, आदिश राशि है ये भी, और ये है, इसको नापने के लिए हमने कौन से यंत्र का यूज किया है, वोल्ट मीटर या विभव मापी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज हमने पहले भी याद करा था, पहले दूसरे चैप्टर में, जिसमें क्या थी, ई की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है, जिसकी क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वैसे ये पेपर में कभी नहीं आता है, पर फिर भी फॉर नॉलेज आपको करना चाहिए। तो क्यू क्या फॉर्मूला क्या होता है, एन ई। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन में ई, इसको हम कहा ले गए, इस साइड ले गए, और क्यू अपॉन ई आ गया। क्यू की वैल्यू क्या थी, क्योंकि हमने इसमें बोला हुआ है कितने कूलम एक कूलम बनाते हैं, तो क्यू क्या है, एक कूलम है, और ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। डिवाइड करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, 6.5 इंटू 10 की पावर 18। उसके बाद आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, आई जिसका आवेश बटे में समय। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आवेश का क्या होता है कूलम, और समय का क्या होता है एसआई मात्रक 1 सेकेंड। तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, और एक और चीज है, विद्युत धारा क्या है, ये भी आदिश राशि है। और विद्युत धारा को किससे नापा जाता है, एमीटर यंत्र से नापा जाता है। और विद्युत धारा को ज्यादातर हम लोग किसमें करते हैं, श्रेणी क्रम में करते हैं। मतलब अगर विद्युत धारा का जो हमारा एमीटर है, अगर हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एक सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग चालक और कुचालक। चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें होकर विद्युत धारा मुक्त रूप से प्रभावित हो जाती है। मतलब जिसमें से आसानी से विद्युत धारा फैल सके, जिससे हम अगर करंट जो है वो आराम से जा सके। ठीक है, और कुचालक क्या है, जिसमें विद्युत धारा मुक्त रूप से नहीं प्रभावित होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कुचालक, जैसे कि रबड़ और कांच। ठीक है, उसके बाद आता है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या होता है, जो कि विद्युत धारा को चलने से रोकती है। और प्रतिरोधक के कारण क्या होता है, जब विद्युत धारा चलने से उसे रोकती है तो क्या होता है, उसके अंदर ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, तो क्या है, विद्युत धारा की प्रवाह को जो बाधित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रतिरोधक बोलते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं ओम्स का नियम। तो ओम्स का नियम क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग जो विभवांतर होता है, जिसको हम वोल्ट बोलते हैं, वो किसके समानुपाती होता है, आई के।
विद्युत धारा के। तो V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, RI, और R जो है हमारा क्या है, अनुपातिक स्थिरांतक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं। ठीक है, पर आपने ये देखा होगा कि यह जो नियम है सिर्फ चालक तारों के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब चालक तारों के लिए ही है, और वह भी तब जबकि इसका तापमान और दूसरी भौतिक परिस्थितियां क्या हो, अपरिवर्तनशील हो। मतलब अगर इसमें तारों की कोई भी भौतिक जो परिस्थितियां हैं, अगर हम उसको बदल दें तो क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे कि अगर चालक का हमने तापमान बढ़ा दिया तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो किस किस पे निर्भर करती है, पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद करना, R इज इक्वल टू L अपॉन A। तो L से क्या हो जाएगा, लंबाई, और ये क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हमारा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया भी यही होता है। तो ये क्या है, तार की लंबाई पर जितना ज्यादा तार लंबी होगी उतना ही अधिक क्या होगा, उसका प्रतिरोधक होगा। ठीक है, तार की मोटाई पर, अब मान लो कोई भी तार है, जितना ज्यादा वो मोटा होगा उतना ही कम उसका क्या होगा, प्रतिरोधक होगा। और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। समान मोटाई और लंबाई के लोहे के तार की तुलना अगर हम तांबे की तार से करें तो तांबे की तार की जो क्या कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता है वो ज्यादा होती है, और लोहे की तार की प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो उसमें क्या है, उसकी प्राकृतिक के ऊपर, वो नेचर कैसी है वो तार, उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, प्रतिरोधक डिपेंड करता है। प्रतिरोधक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, मतलब ये है कि उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो ऊष्मा का रूप है। प्रतिरोधक जो है वो भी क्या है, एक आदिश राशि है। उसका एसआई मात्रक क्या है, ओम, और 1 ओम किसके बराबर है, 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर के बराबर है। क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू RI, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ V इज इक्वल टू RI। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन I, और V का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट, और I का एसआई मात्रक क्या है हमारा, एम्पियर। तो 1 ओम किसके बराबर है, 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर के बराबर है। तो 1 ओम उस तार का प्रतिरोध है जिसके सिरों के बीच 1 वोल्ट का, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 वोल्ट का विभवांतर लगने पर उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1 ओम बोलते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो ये वाली डेफिनेशन आराम से बन जाएगी कि 1 वोल्ट मतलब प्रतिरोधक वह है जिसके बीच में 1 वोल्ट का हमने क्या लगाया, विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर क्या कहते हैं, जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है। तो 1 ओम किसके इक्वल है, 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर के बराबर है। उसके बाद हमने ये हमेशा याद रखना कि एम्पियर को हमेशा श्रेणी क्रम में रखते हैं, मतलब जैसे लगातार जुड़ी हुई है, ये क्या है, हमारी श्रेणी क्रम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में इन तीनों में एम्पियर की आई की वैल्यू क्या है, इक्वल रहेगी। मतलब इसके अंदर भी आई जाएगा, इसके अंदर भी आई जाएगा, इसके अंदर भी आई करंट प्रवाहित होगा। और V को हमेशा कहाँ रखते हैं, समांतर रखते हैं, क्योंकि इसमें जो समांतर है, जो V है, मान लो ये V1 है तो इसके अंदर भी V बन जाएगा, इसके अंदर भी V बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे V लगा दूं तो इनके अंदर अलग अलग वोल्ट प्रवाहित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है वोल्ट, इसके अंदर देखते हैं पहले पार्ट 1 जिसको हम बोलते हैं R1। तो इसके अंदर कितना वोल्ट होगा, क्योंकि A जो I है वो सब में इक्वल प्रभावित हुआ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, IR1, इसका भी क्या हो जाएगा, IR2, इसका भी क्या हो जाएगा, IR3। तो हमारा जो V है इन तीनों को मिला के होगा हमारा, क्योंकि ये क्या है, किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में भी जुड़ा हुआ है। V किस में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो IR क्या हो जाएगा हमारा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और यहाँ से जब मैंने I को कॉमन निकाल लिया, जैसे कि I को मैंने यहाँ से कॉमन निकाला और I को मैंने इन सभी में से अलग निकाल लिया, तो ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको काट दिया, तो क्या बचा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही हमारा फॉर्मूला है किसका, श्रेणी क्रम में। ऐसे ही समांतर में इस तरह से जोड़े जाते हैं। समांतर में वोल्ट जो है इन तीनों में बराबर है, इसके अंदर भी V प्रभावित होगा, इसके अंदर V और इसके अंदर V।
पर आई जो है इन तीनों में अलग अलग प्रभावित होगा, क्योंकि ये क्या है, समांतर है, और ये किस में इक्वल रहता है, सिर्फ श्रेणी क्रम में ही इक्वल रहता है। तो यहाँ पे I1, I2 और I3, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी तीनों को मिला के, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I की वैल्यू क्या है, V अपॉन में R1, V अपॉन में R2 और V अपॉन में R3। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करने पे हमारा क्या है, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आपको पता ही होगा कि हम लोग घरों में ज्यादातर जो हमारा यूज होता है वो कौन सा, हम श्रेणी क्रम करते हैं या समांतर। तो हम लोग सब ज्यादातर किसमें यूज करते हैं, श्रेणी क्रम में ही हम उपकरणों को जोड़ते हैं। अगर हमने श्रेणी क्रम में उपकरणों को जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि मान लो अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी के सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो किसमें जोड़ते हैं हम उसको, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। पर जो हमारी डेकोरेशन लाइट्स होती हैं, जो कि हम दिवाली, होली, दिवाली पे हम लोग लगाते हैं, उसमें हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, एक बल्ब के फिलामेंट से 1 घंटे के 5वें हिस्से, क्वेश्चन है हमारे, 5वें हिस्से के बराबर समय तक 0.5 A की धारा से प्रभावित किया गया है, परिपथ से बहने वाला विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, I दिया हुआ है 0.5 A, करंट कितना प्रभावित हो रहा है 0.5 A, समय कितना दिया हुआ है 1 घंटे का 5वां हिस्सा। तो 1 घंटे का 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं हमारे, 60 मिनट होते हैं। तो कितना हो गया 12 मिनट, और 12 मिनट को अगर मैं सेकंड में करूंगी तो 12 गुना में 60 सेकंड हो जाएंगे। अब Q की वैल्यू क्या थी, IT, ठीक है, आवेश क्या था, Q I मल्टीप्लाई T, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 12 इंटू 60 इज इक्वल टू 360 कैलकुलेट करने के बाद। उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी कई बार आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने कनेक्शन दिखाया हुआ है कुछ, पर ये पूरी अगर तार में यहाँ से मुड़ी हुई नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है, तो मैं अगर इस तार को सीधा करूं तो मेरे को तार को सीधा करने पे इस तरह की तार मिलेगी, जिसमें 1 वोल्ट तो ये हो गया, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये भी 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, और ये 1 वोल्ट है। अब ये क्या है हमारा, श्रेणी उसमें है, तो R का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इनको प्लस करने पे क्या आ जाता है हमारा, ये आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा डायग्राम, जिसमें ये तो हमारा जो है ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, और ये भी श्रेणी क्रम में है। तो इनको करने के बाद में मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 किया, तो क्या आ गया हमारा, 1 प्लस में 2 कितना हो गया 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 ओम हो गया।